हाय फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट के बारे में। फ्रेंड्स, ये जो रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट है ये हम ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन के लिए मेनली यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, जहाँ पे भी न्यूट्रल पॉइंट होता है वहां पे हम इस तरह से सीटी का अरेंजमेंट कर देते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये आर फेज की वाइंडिंग है, ये वाई फेज की है और ये बी फेज की है। मैंने इस पे एक एक सीटी लगा रखी है और न्यूट्रल में भी एक सीटी लगा रखी है। आप पोलैरिटी दे सकते हैं, ये S1 S2 S1 S2 S1 S2 और यहाँ पे S2 S1, ये अपोजिट पोलैरिटी की है और मैंने इसको पैरेलली कनेक्ट कर रखा है। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको बता दूं, हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारी स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस है, ये हमारी 64 RF रिले है। रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट का मेनली यूज होता है कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट को आपको जब प्रोटेक्ट करना होता है तो आप रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट का यूज करते हो। इस स्कीम से आप देख सकते हो। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले 3 कंडीशंस के बारे में। पहली है इंटरनल सीरियल नंबर फॉल्ट्स रिले स्टेटस। जब इंटरनल फॉल्ट आएगा तो रिले ट्रिप होगी। दूसरा, जब एक्सटर्नल फॉल्ट आएगा कोई भी ट्रिपिंग नहीं होगी। तीसरा, जब एक्सटर्नल फॉल्ट आएगा और जिसकी वजह से सीटी ऊपर वाली सैचुरेट रहेगी तब भी कोई ट्रिपिंग नहीं होगी। वो सारी कंडीशंस मैं आपको बताऊंगा और स्टेबलाइजेशन रेजिस्टेंस का भी रोल बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंस है स्टेबलाइजेशन रेजिस्टेंस की। तो आपको ये जो वायरिंग है वो इस हिसाब से करनी है रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट की। उसके बाद मैं आपको इसका वर्किंग समझा देता हूँ। पहली कंडीशन ले लेते हैं, हमारी इंटरनल फॉल्ट आया, इंटरनल फॉल्ट यहाँ पे आया, ये जो पार्ट है ग्राउंड हो जाएगा, ये ग्राउंड हो जाएगा। तो ये जो करंट है वो ग्राउंड से होते हुए कंटिन्यू क्लोज पाथ फॉलो करने के लिए ये यहाँ पे ग्राउंड हुआ तो ये यहाँ पे ग्राउंड से वापस आ जाएगा इस पे और करंट जो है वो फॉल्ट की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो जब मेरा करंट यहाँ से पास होगा तो S1 ये है, S2 यहाँ से कनेक्ट कर रखी है, तो मेरा जो करंट फ्लो होगा इसमें वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये इस डायरेक्शन से करंट फ्लो होगा। और क्योंकि ये फॉल्ट जो है पहले आ रहा है सीटी बाद में, तो सीटी से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो जो ये करंट है जो मैं बोल रहा हूँ आई, ये कहाँ से फ्लो हो जाएगा, ये फ्लो हो जाएगा रिले से और ये मेरी जो रिले है वो ट्रिप करा देगी क्योंकि इस पे करंट आ रहा है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अब दूसरी कंडीशन के लिए बात करते हैं एक्सटर्नल फॉल्ट के बारे में कि जब एक्सटर्नल फॉल्ट आएगा तो क्या होगा। अब मान लीजिए मेरा एक्सटर्नल फॉल्ट आता है, हम दूसरी कंडीशन चेक करने वाले हैं। एक्सटर्नल फॉल्ट के केस में फॉल्ट मान लीजिए यहाँ पे आया, फॉल्ट जो है ग्राउंड हो गया तो वो ग्राउंड के रास्ते से क्लोज पाथ फॉलो करने के लिए यहाँ पे आएगा और करंट की डायरेक्शन यहाँ पे इसमें ये होगी। क्योंकि फॉल्ट यहाँ पे आया तो फॉल्ट इस डायरेक्शन में आया तो इसका करंट क्या होगा, I1 होगा और I1 इस पाथ को फॉलो करते हुए नीचे आएगा और वापस के लिए इस पाथ पे जाएगा। तो I1 I1 I1। अब इस केस में क्या है, करंट यहाँ से फ्लो हुआ तो I1 यहाँ पे, S1 इसका यहाँ पे है तो इसको मैं I2 नाम दे देता हूँ। तो करंट यहाँ से फ्लो होगा और वापसी I2 यहाँ से आएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि I2 यहाँ से जा रहा है, I1 ऊपर से आ रहा है, I1 यहाँ से आ रहा है, I2 यहाँ से जा रहा है। तो क्या होगा, ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह हो गया जिसमें I2 इक्वल्स टू I1 है तो कोई भी करंट बीच से पास नहीं होगा। हमने व्हीट स्टोन ब्रिज में पढ़ा था, कॉलेज में थे तो हमने ब्रिज में पढ़ा था कि ब्रिज होता है, इसमें से मान लीजिए इस तरह से करंट फ्लो होता है तो इनका जो कोई भी करंट जो है वो गैल्वेनोमीटर से पास नहीं होता। थ्योरी यहाँ पे अप्लाई होती है कि यहाँ से I1 निकला, यहाँ से I1 निकला, ठीक है, I2 तक जा रहा है, I2 की डायरेक्शन ये है, I2 यहाँ पे जा रहा है, I2 की डायरेक्शन ये है, I1 यहाँ जा रहा है, I1 की डायरेक्शन ये है। तो इस हिसाब से गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट पास नहीं होगा क्योंकि I1 है और I2 तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, नलीफाई कर देंगे। यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो 0 होगा जिसका मैग्नीट्यूड। तो आपका कोई भी एक्सटर्नल फॉल्ट के केस में ट्रिपिंग नहीं जाएगी और आपका ब्रेकर जो होगा, रिले जो होगी वो ब्रेकर से कनेक्टेड होगी और कोई भी ब्रेकर ट्रिप नहीं होगा, रिले किसी को ट्रिप नहीं कराएगी। ये होती है एक्सटर्नल फॉल्ट के बारे में। अब मैं बात करूंगा कि इस सर्किट में मैंने स्टेबलाइजेशन रेजिस्टेंस क्यों यूज किया। इसी कंडीशन के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए फॉल्ट बहुत हैवी आता है जिसकी वजह से हमारी जो सीटी है ये सैचुरेट हो जाती है। अगर मेरी सीटी सैचुरेट हो जाएगी तब हम देखेंगे उस केस में हम क्यों ये स्टेबलाइजेशन रेजिस्टेंस का यूज कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए फॉल्ट यहाँ पे आया तो ये ग्राउंड होगा तो क्लोज पाथ फॉलो करने के लिए ये इस न्यूट्रल से यहाँ पे फ्लो होगा, ठीक है। अब क्या होगा, करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है
और क्योंकि फॉल्ट यहाँ पे है तो करंट यहाँ से यहाँ पे फ्लो होगा, ठीक है। अब करंट तो फ्लो होगा लेकिन जो है सीटी जो है सैचुरेट हो चुकी है, मेरा एक करंट से ज्यादा वैल्यू इस सीटी के अंदर जा चुकी है, जिसकी वजह से सीटी सैचुरेट हो चुकी है। तो ये सीटी से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, अब करंट केवल यहीं से फ्लो होगा इसी न्यूट्रल से। तो यहां से करंट फ्लो होगा I1। अब दोस्तों ट्विस्ट की बात यह है कि सीटी जब सैचुरेट हो जाती है तो उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो थ्योरेटिकली तो जीरो हो जाती है रेजिस्टेंस, पर प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ वैल्यू रहती है उसमें। तो क्या होगा, यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस यूज कर रखी है और यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस बहुत कम है। तो हमें पता है करंट जो होता है वो हमेशा लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है, मतलब जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी वो पाथ फॉलो करता है करंट। तो करंट अब यहाँ पे तो रेजिस्टेंस लगी है और यहाँ पे जो है वो रेजिस्टेंस कम है, तो करंट जो है वो इस पाथ को फॉलो करते हुए ऊपर चला जाएगा और इस ब्रांच में आएगा ही नहीं। और अगर इस ब्रांच में नहीं आएगा तो कोई ट्रिपिंग नहीं होगी। तो हमने तीनों कंडीशन में देखा कि अगर फॉल्ट केवल इसी जोन में आएगा तभी रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट ब्रेकर को ट्रिप कराएगी, उसके अलावा नहीं कराएगी। इसका रेस्ट्रिक्टेड नाम इसीलिए है क्योंकि एक पर्टिकुलर सेगमेंट को ही ये रेस्ट्रिक्ट कर रही है, ठीक है। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके काम भी आएगी। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।